बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। अब पश्चिम बंगाल में भी उसे कोई ऐसी नाक नहीं मिली जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर फिट बैठती। अब वह कहाँ चला? बिहार की ओर चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। इस प्रकार मूर्तिकार बहुत से राज्यों में गया, लेकिन वहां पर जैसे जैसे देशभक्तों की, नेताओं की मूर्ति की नाकों का नाप लिया तो उन नाकों के माप ने जॉर्ज पंचम की नाक से मेल नहीं खाया। तो अंत में वह पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया कि मैं पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगा आया हूँ। परिक्रमा करना, रोटेट करना, चक्कर लगाना। सब मूर्तियाँ देख आया हूँ, सबकी नाकों का नाप लिया है, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। कहने का क्या भाव है कि इन सब का जो आत्मसम्मान है वो जॉर्ज पंचम के सम्मान से कहीं बढ़कर है। सुनकर सब हताश हो गए, सब निराश हो गए, झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, ढांढस धीरज बंधाते हुए सभी झुंझला उठे एकदम। तो मूर्तिकार ने उन्हें धीरज बंधाया और क्या कहा कि सुना है बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। अगर नेताओं की नाक बड़ी है तो ऐसा हो सकता है कि बच्चों की नाक जो है वह फिट बैठ जाएगी। यही सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी उससे कहीं बड़ी बैठती, अर्थात उनका मान सम्मान भी उस अंग्रेज के मान सम्मान से कहीं बढ़कर था। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानियां में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया। उसको अच्छी प्रकार से सफाई की गई। किसकी? मूर्ति की। रंग रोगन लगाया गया था। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। अर्थात दिल्ली का काया पलट हो चुका था, केवल जॉर्ज पंचम की मूर्ति की लाट नहीं लगी थी। बात फिर बड़े ही कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब? अर्थात हमारा मान सम्मान भी चला जाएगा। रानी के स्वागत का कोई भी औचित्य नहीं रह जाएगा। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हो गई है। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कूंधा। एक हैरान करने वाला ख्याल उसके दिमाग में आ गया। उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर से बंद कर दिए गए। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना, अपनी नई प्लानिंग को पेश किया। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। तो क्या कहा कि जो बड़ी जनसंख्या है इसमें से कोई एक जिंदा नाक को काट देते हैं और उस मूर्ति पर लगा देते हैं। देखो बच्चों कि कैसे उस पत्थर की मूर्ति के लिए क्या किया जा रहा है, जिंदा व्यक्ति की नाक उस पर लगाई जाएगी। कि बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों के बाद ही, खामोशी के बाद, सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? क्योंकि वो जो थे उन सभापति और जो सभा में अन्य सदस्य बैठे थे वे सभी घबरा गए थे। इस पर मूर्तिकार ने क्या कहा? धीरे से वह बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपके सिर्फ
इजाज़त चाहिए कि नाक जो चुनना है उसे मैं चुनूँगा, आप केवल मुझे अनुमति दे दीजिए। किस बात की अनुमति? जिंदा नाक लगाने की। कानाफूसी हुई। कानाफूसी धीरे धीरे एक दूसरे के कानों में बात की गई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। तो बच्चों यह अखबारों में छाप दिया गया। क्या छापा गया? कि नाक का जो मसला है वह हल हो गया है। और राजपथ पर इंडिया गेट के पास बोली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई। तो बच्चों तालाब को क्यों सुखाया गया? कि जो तालाब है वो इसलिए सुखाया गया कि वहाँ पर जो है पानी डाल दिया जाएगा, और जब पानी डाल दिया जाएगा इससे जो वह नाक, जो जिंदा नाक लगी है वह नहीं सूखेगी। जब तक रानी आएगी वह नाक वहीं पर ऐसे की ऐसे ही रहेगी। तो तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाल दी गई, वहाँ से गंदगी निकाल दी गई, ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जानी है वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। जनता को इस बात का कतई पता नहीं था कि कैसी नाक लगाई जा रही है। अगर जनता को पता होता तो जनता इस बात का विरोध भी करती। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। उस सभा में ही बस यह निर्णय लिया जा रहा था। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था, इधर मूर्तिकार भी परेशान था। अब रानी के आने का दिन भी नज़दीक आ रहा था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ मदद भी मांगी और उसे वह मदद दे दी गई। लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। जो जो मदद मूर्तिकार ने मांगी थी वह मदद वह सहायता उसे दे दी गई। लेकिन क्या शर्त रखी कि जो दिन निश्चित किया गया है उस निश्चित दिन पर मूर्ति पर नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सभी अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। तो लोगों को क्या कह दिया गया कि वो जिंदा नाक लगती है, वह पत्थर की बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन वास्तविकता भी यही थी कि उन्होंने जिंदा नाक लगाई थी, केवल वे लोगों को धोखा दे रहे थे। तो लोगों को क्या कह रहे थे कि यह पत्थर की नाक है, लेकिन लग कैसी रही है? जिंदा नाक लग रही है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। इधर से जो सभा के जो लोग थे वास्तव में तो वे भी उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुख प्रकट कर रहे थे। कैसे प्रकट कर रहे थे? लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं छपी, कहीं कोई उद्घाटन नहीं हुआ, किसी ने कोई भी फीता नहीं काटा। वास्तविकता क्या है कि वे भी दुखी थे जिन्होंने यह कार्य करवाया था। कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं किसी का अभिनंदन स्वागत, कहीं किसी का स्वागत नहीं किया गया। कोई भी मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी को सम्मान पत्र नहीं दिया गया, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे, अर्थात वे क्या था, अखबार जो थे वे भी शोक प्रकट कर रहे थे। वहाँ पर लोग शोक प्रकट कर रहे थे, इसलिए अखबारों में उस दिन कुछ भी नहीं छपा था। सभी अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुत के लिए। नाक एक चाहिए थी, न जाने कितने लोगों की नाकों का नाप लिया होगा, कितने लोगों को मारा होगा। तो इसी कारण वे इस बात का दुख प्रकट कर रहे थे। लेकिन वह दूसरी तरफ क्या दर्शाया गया है कि जो हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमारी गुलामी मानसिकता का परिचायक है कि हमने जॉर्ज पंचम की नाक के लिए अब जिंदा नाक वहाँ पर लगा दी और न जाने कितने लोगों को मरवा दिया। तो बच्चों ये इस पाठ का भाव था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।